प्रिय विद्यार्थियों, एमडी स्कूल राउत सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमने पीछे 4-5 एपिसोड निकाले हैं। उनमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन। तो इसके अंदर हमने पढ़ लिया है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर युग्मकोद भीद के परिवर्धन तक हमने पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कण की अंकुरण। तो हेडिंग अपनी होगी जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पराग कण का अंकुरण। तो सबसे पहले एक हम सिंपल पराग कण का डायग्राम बना लेते हैं जल्दी। बाहरी पार्ट एक्जाइन, आंतरिक इंटाइन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और जरमपोर जनन छिद्र। तो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर हमने पहले पढ़ ली। तो जैसे डेवलप्ड होगा पोलन ग्रेन तो ये दो कोशिकीय अवस्था में आ जाएगा। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस और यहां पे जनरेटिव सेल्स बना लेंगे हम। तो पराग कण जो है जैसे ही पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा तो ये दो कोशिकीय अवस्था में आ जाएगा। जैसे दो कोशिकीय अवस्था में आएगा तो बीजाणुधानी का क्या हो जाएगा, सफुटने हो जाएगा। ये दो कोशिकीय पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा और अंकुरण की प्रक्रिया क्या करेगा, संपन्न करेगा। तो जैसे ही पराग कण वर्तिकाग्र की ऊपर आके गिरेगा, गिरते ही ये जल प्लस कार्बनिक खाद्य पदार्थ अवशोषण करके फूल जाता है और फूलने के कारण इसके अंदर जर्मिनेशन या अंकुरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो अंकुरण की प्रक्रिया को हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक पोलन ट्यूब का निर्माण होगा। पोलन ट्यूब का निर्माण खास तौर से वेजिटेटिव जो सेल्स है अपनी, कौन सी सेल होगी, वेजिटेटिव सेल्स पोलन ट्यूब का निर्माण करती है और इंटाइन जो है वो पोलन ट्यूब के रूप में वृद्धि करके बाहर निकल जाती है। कहां से निकलेगी बाहर, जरमपोर के द्वारा, जनन छिद्र के द्वारा। पहले हमने बताया कि जरमपोर आवर्तबीजी पादपों में 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं, पर जैसे ही जर्मिनेशन की प्रक्रिया होगी तो पोलन ट्यूब सिर्फ एक ही जरमपोर से बाहर निकलेगी, 2 अन्य होंगे वो रिक्त पड़े रहेंगे। तो दूसरा जो अपना डायग्राम आएगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब के शीर्ष भाग पे आ जाएगा और जनरेटिव सेल्स इसके पीछे आ जाएगी, जो कर्मी रूपी हमने बताई। ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया। और ये अपनी होगी जनरेटिव सेल्स। जनन कोशिका पोलन ट्यूब के जस्ट पीछे रहेगी वेजिटेटिव न्यूक्लियस के। फिर धीरे धीरे पोलन ट्यूब की वृद्धि का निर्धारण वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा किया जाएगा। जैसे स्टिग्मा को चीरती हुई पोलन ट्यूब स्टाइल या वर्तिका में पहुंचती है तो वर्तिका के अंदर जो टिश्यू होता है वो पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा घुल जाते हैं और स्टाइल से या वर्तिका से पोलन ट्यूब को रास्ता प्रदान हो जाता है। तो पोलन ट्यूब की लंबाई में वृद्धि होती जाएगी। शीर्ष भाग पे इसके न्यूक्लियस होगा और इसके पीछे पीछे जनरेटिव सेल्स इसमें मूवमेंट या गति कर रही है। अब क्या करेगी कि जनरेटिव सेल्स के अंदर एक समसूत्री विभाजन होगा।
समसूत्री विभाजन होते ही जेनरेटिव सेल्स के द्वारा दो सेल का निर्माण हो जाएगा। जो प्रारंभिक अवस्था में दोनों सेल्स एक साथ जुड़ी रहती है, जैसे यूं बना देते हैं एक बार, इन्हीं सेल्स को हम मेल गैमीट्स या सेल्स भी कह देंगे। और ये जो नलिकानुमा संरचना है इसको पोलन ट्यूब बोल देते हैं, प्राग नली। तो शुरुआत में हमने क्या लेके चले, पोलन ग्रेन हो गया। पोलन ग्रेन के अंदर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मादा नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन होते ही प्रागकण कितनी कोशिकाएं में बदल जाता है, 2 कोशिकाएं, जिनको वेजिटेटिव सेल्स और कौन सी होगी दूसरी, जेनरेटिव सेल्स होगी। फिर इसके बाद में जो वेजिटेटिव सेल्स है वो पोलन ट्यूब का निर्माण करेगी। तो वेजिटेटिव सेल्स पोलन ट्यूब का निर्माण करती है, उसी दौरान इसकी जो एंटाइन जो है, अंतःचोल है, वो एक अतिवर्धी के रूप में जर्म पोर या जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलनी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और पोलन ट्यूब के शीर्ष भाग पे कौन सा न्यूक्लियस होगा, आगे की तरफ है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और इसके पीछे पीछे क्या रहती है, जेनरेटिव सेल से रहेगी। फिर धीरे धीरे ये पोलन ग्रेन पोषण प्रदान प्राप्त करता रहेगा और पोलन ट्यूब लंबाई में वृद्धि करती जाएगी। पोलन ट्यूब की लंबाई का निर्धारण खास तौर से वेजिटेटिव न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाएगा। जब तक पोलन ट्यूब वृद्धि करती रहेगी तब तक वो ओवेरी जोन या अंडाशय क्षेत्र तक न पहुंच जाए, और अंडाशय क्षेत्र में पहुंच के ओव्यूल या बीजांड के माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार तक पहुंच जाएगी। तो जितनी अधिक लंबाई स्टाइल की होती है उसी के अनुसार पोलन ट्यूब की लंबाई का क्या होगा, निर्धारण होगा। और वो निर्धारण कौन करेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे पीछे कौन सी सेल्स आ रही है अपनी, जेनरेटिव सेल्स। जेनरेटिव सेल्स पोलन ट्यूब के अंदर आके ही समसूत्री विभाजन करेगी। उससे पहले ये यहाँ पे जो सेंटर में पड़ी थी तब तक ये समसूत्री विभाजन नहीं करेगी। जैसे ही पोलन ट्यूब के अंदर जेनरेटिव सेल्स पहुंची और वो कौन सा विभाजन करके, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन करके 2 सेल्स या 2 मेल गैमीट्स में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था में दोनों मेल गैमीट्स एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, और धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से परिपक्व होके और दोनों क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ये हो गए अपने मेल गैमीट, पोलन ट्यूब, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो 2 मेल गैमीट का निर्माण हो जाता है। जैसे ही पोलन ट्यूब अंडाशय क्षेत्र या बीजांड के बीजांड द्वार तक पहुंच जाती है, उसके बाद में वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और उसका शीर्ष भाग क्या हो जाता है, टूट जाता है। दोनों मेल गैमीट पोलन ट्यूब से स्वतंत्र होके एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएंगे। अब रही बात की ये जो मेल गैमीट होंगे, इन मेल गैमीट का जो केंद्रीय भाग है वो लगभग पूरा का पूरा न्यूक्लियस के द्वारा ही परिबद्ध रहता है, घेरे रखता है। न्यूक्लियस आकार में बड़ा हो जाएगा और अन्य जो कार्बनिक पदार्थ है उनकी मात्रा कम हो जाएगी। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है उसकी कम हो जाएगी, साइटोप्लाज्म की कम हो जाएगी, और या फिर आरएनए और प्रोटीन और राइबोसोम उनकी भी संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्योंकि मेल गैमीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होगा और वही आकार में बड़ा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, जो आगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्रिया में भाग लेगा। तो यहाँ पे जो दोनों मेल गैमीट होंगे ज्यादा से ज्यादा लाइट या क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या भरा रहता है, अनुवांशिकी पदार्थ भरा रहेगा। आरएनए और प्रोटीन वगैरह क्या हो जाएंगी, इसमें नष्ट हो जाएगी या नाम मात्र की रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। तो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो यहां तक अपना पूरी तरह से हमने क्या पढ़ लिया, पूर्ण रूप से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट।
आज अपना ये टॉपिक मेल गैमेटोफाइट है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेक्स्ट एपिसोड में, वो आएगा फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मकोद्भिद। तो इनके अंदर तो हमने क्या क्या पढ़ा है। शुरुआत के अंदर जैसे हमने एक सिंगल स्टेमन या पुंकेसर ले लिया, पुंकेसर के भाग बता दिए थे, पुंकेसर को माइक्रोस्पोरोफिल लघु बीजाणुपर्ण कह दिया था, और माइक्रोस्पोरेंजिया या टीएस ऑफ एंथ्र या मैच्योर लघु बीजाणुधानी या पोलन सैक या परागपुट की संरचना का अध्ययन कर लिया था। 4 परतों के बारे में बता दिया था। बाह्य परत एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है, मिडल लेयर है, टेपिटम है, पोषण स्तर, और द्विगुणित उत्तक के बारे में पढ़ लिया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया पढ़ ली, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया पढ़ ली। और उनके बाद में हमने सिंगल पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ ली, इसकी एक्जाइन भाग प्रकार बता दिया, स्पोरुलिन प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया, और पोलन किट के बारे में पढ़ लिया, पराग किट क्या थी। उसके बाद में अपना जो टॉपिक आया था डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट सिंगल परागकण, इसको हमने बता दिया था पहले कि नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है, और यही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका आगे 2 कोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाती है, जिसको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहा था। और उसके बाद में हमने डिसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम या एंथर, परागपुट या परागकोश के सफुटन की प्रक्रिया पढ़ ली थी। उसमें भी हमने 3-4 प्रकार बताए थे, अनुप्रस्थ स्फुटन था, छिद्रीय था, और कपाटीय वगैरह पढ़ लिया। और लास्ट जो टॉपिक था हमारा जर्मिनेशन ऑफ ए पोलन ग्रेन, परागकण के अंकुरण की प्रक्रिया। तो पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया। अब ये अपना मेल गैमेटोफाइट जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट एपिसोड में अपना आएगा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। थैंक यू।